प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से कम नहीं। सभी नौजवान साथी और विशेषकर हमारी बेटियां हैं बधाई की पात्र। देश भर में आज 37 जगहों पर लगा है रोजगार मेला। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर। छिंदवाड़ा में करेंगे भाजपा का चुनाव प्रचार। दमोह में प्रियंका गांधी ने की रैली। मिजोरम के तुईचावंड में प्रचार करेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से छाया सांसों पर संकट। लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण का स्तर। आज भी हवा में दर्ज की गई खराब श्रेणी। मुंबई में भी जहरीली हवा ने बढ़ाई चिंता। गाजा में ताजा जारी हवाई हमलों के बीच यूएन महासभा में पारित हुआ मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने का किया आग्रह। पीएम मोदी ने एशियाई पैरा खेलों में भारत के पदकों के शतक पूरा होने पर जताई खुशी। पीएम मोदी ने एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को बताया सफलता का परिणाम। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन्हें 37 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के दौरान वितरित किया गया। गौरतलब है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिल रहा है। कर्मयोगी प्रारंभ IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसमें कहीं भी किसी भी डिवाइस से सीखने के प्रारूप के तहत 750 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि SSC ने भर्ती परीक्षाओं को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लेना भी शुरू कर दिया है। नया भारत, अभूतपूर्व ऊर्जा, अडिग संकल्प और सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ विश्व पटल पर नित नई बुलंदियां छू रहा है। चाहे नवाचार हो या स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया हो या स्किल इंडिया, मिशन चंद्रयान की सफलता हो या एशियन गेम्स में अद्वितीय शतकीय प्रदर्शन, नारी शक्ति और युवा शक्ति देश की उपलब्धियों के केंद्र में है। केवल 9-10 सालों में ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में आशा और विश्वास है, कैन डू की स्पिरिट है और नेशन फर्स्ट का संकल्प है। देश की इस करीब 1 दशक की तेज विकास यात्रा में रोजगार, स्वरोजगार और स्वावलंबन के अनगिनत अवसरों का सृजन हुआ है। राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को नई मजबूती मिली है रोजगार मेले से। भारत सरकार और सहयोगी राज्य सरकारें मिलकर रोजगार मेलों के द्वारा लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां कर रही हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। समयबद्ध, पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से अब तक रोजगार मेले के अंतर्गत लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन युवा कर्मयोगियों के योगदान से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य क्षमता का विस्तार हुआ है। नए भारत की प्रगति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है अद्वितीय स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ऐतिहासिक स्तर पर निवेश और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट,
मास ट्रांसपोर्ट, मोटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में जितना काम किया है, उसने लोगों को ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ट्रैवलिंग और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बढ़ावा दिया है। इन सेक्टरों में हो रही प्रगति के कारण रोजगार के कई अवसर बने हैं और साथ ही इनसे जुड़े सरकारी पदों पर बड़ी संख्या में रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों को तो सिर्फ भारतीय रेल में ही नियुक्त किया गया है। इन अभ्यर्थियों को टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, कमर्शियल क्लर्क आदि के रूप में देश की सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है। आज रोजगार मेले के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इनमें 14,000 से अधिक युवाओं को रेल मंत्रालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। साथ ही डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, वित्त मंत्रालय में टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट और रक्षा मंत्रालय में जूनियर इंजीनियर, लोअर डिविजनल क्लर्क, फायरमैन सहित विभिन्न पदों के लिए भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। अमृत काल में रोजगार मेले के माध्यम से सरकार की कार्य प्रणाली का हिस्सा बन रही ये अमृत पीढ़ी राष्ट्रीय लक्ष्यों और संकल्पों की सिद्धि में निर्णायक भूमिका निभाएगी। युवाओं के करियर को नई दिशा देते ये रोजगार मेले सुनहरे भारत की तस्वीर को प्रकाशमान कर रहे हैं। हमने भर्ती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। पीएम ने कहा कि हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, देश उतना ही विकास करेगा। हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनिज से संपन्न होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्र तट की ताकत होती है। लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारी युवा शक्ति। युवा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, देश उतना ज्यादा विकास करेगा। पीएम ने कहा कि आज तकनीक का दौर है और तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी के साथ बदल रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा। कोई भी नई स्किल सीखने के बाद
ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अपस्किल और रीस्किल किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है। मेरे परिवारजनों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। और चलिए अब बात करेंगे विधानसभा चुनावों की। तो सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में बीजेपी ने इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर जमकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद नड्डा आज तुइचावंग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक के जरिए चुनावी तैयारियों का भी वो जायजा लेंगे। मिजोरम में 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को होना है मतदान। और राजस्थान भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा है कि आज भाजपा में कई कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, जिसमें से पूर्व कांग्रेस नेता चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पूनिया भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये भी कई बार विधायक रह चुके हैं। ज्योति खंडेलवाल जयपुर से महापौर रही हैं, वो भी आज भाजपा में शामिल हो रही हैं। चंद्रशेखर जी बैद का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री नंदलाल पूनिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं, इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही हैं, वो भी कमल में, भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने राज्य की जनता से जो झूठे वायदे किए हैं, आज राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों के कर्ज माफी की गारंटी का आखिर क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी का क्या हुआ, राजस्थान के विकास की गारंटी का क्या हुआ। राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी भाजपा का झंडा लेकर जाने वाली गाड़ी को रोक रहे हैं। भाजपा नेताओं को डराने के लिए उनकी हत्याएं की जा रही हैं। मनसुख मांडविया ने आरोप ये लगाया कि कई क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं, लेकिन भी उसके सामने एक्शन नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्र में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है।
लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो, ये बहुत आवश्यक है। और आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की है। आपकी दूसरी लिस्ट में बीकानेर पश्चिम से मनीष शर्मा को टिकट दिया गया है। बहरौर से हरदान सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। संचौर से रामलाल बिश्नोई, खानपुर से दीपेश सोनी को जगह मिली है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। जगदीप धनखड़ को आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने आज हमीरपुर में नगर पालिका कार्यकर्ताओं के आवास का दौरा करके स्थानीय जनता से जनसंवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी गठबंधन के काले कारनामे हैं। ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं। बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर हैं, बहुत सारे जेल के अंदर हैं। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही हैं। और उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन के दौरे के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने लाभार्थियों को पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री योगी ने 688 करोड़ रुपए की 140 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से कहा कि बेटियों बहनों को और उनका सम्मान लक्ष्मी के रूप में किया जाएगा। और अब बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान से देश के सभी गांव, शहरों, वीरों की भूमि से मिट्टी संग्रह का अभियान समाप्त हो रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत ओडिशा के 13,250 गाँव से मिट्टी को संग्रहित किया गया है, जिसके बाद ये संग्रहित मिट्टी को दिल्ली ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की आह्वान से देश में सभी गांव से, सभी शहरों से, सभी पंचायतों से वीरों की भूमि से मिट्टी संग्रह का अभियान समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरा देश मेरा मिट्टी, इसी कार्यक्रम के तहत उड़ीसा की 13,250 गांव से मिट्टी को संग्रहित किया गया है। उड़ीसा की सभी शहीदों के गांव से मिट्टी को संग्रह किया गया है। आज 1400 प्रतिनिधि मिट्टी को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। उड़ीसा के सभी लोग उसमें सभी भेदभाव को भूल के एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को समर्थन किए।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में चंडीगढ़ के सभी वार्डों से अलग अलग कलश में मिट्टी एकत्रित की गई, जिसे एक अमृत कलश में मिलाया गया। इस अमृत कलश को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर में भेजा जाएगा। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, CRPF, BSF, पार्षद और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समारोह में देशभक्ति थीम पर फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में यह अभियान एकता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना से परिपूर्ण है। मेरी माटी मेरा देश राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जन जागरण का कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती से दिल्ली के लिए कलश को बस के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी, CDO सहित सभी विकास खंडों एवं नगर पंचायत से स्वयंसेवक के साथ जिला युवा कल्याण अधिकारी अनुराग यादव के नेतृत्व में बस कलश यात्रा रवाना हुई। इस मौके पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि हमारे देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए सहयोग किया, अपनी कुर्बानी दी, उनकी याद में हर घर के आंगन में मिट्टी के सहयोग से एक अमृत वाटिका दिल्ली में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर गांव की मिट्टी, हर शहीद परिवार के घरों की मिट्टी, उनके आंगन की मिट्टी से दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाया जाएगा। बस्ती जिले के हर गांव से मिट्टी एकत्रित होकर के ब्लॉकों पर आई और ब्लॉक से कल जिला केंद्र पर आई, जहां पर मैं स्वयं था, जिलाधिकारी महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ पर उसका हम लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया और आज उसको हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। आज यहाँ से लखनऊ जाएगा और लखनऊ में इसका भव्य कार्यक्रम होगा और फिर लखनऊ से दिल्ली जाएगा। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी अनुराग की एकत्रित की गई मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी। 30 और 31 तारीख को दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उसको एड्रेस करेंगे और उसके बाद ये सभी देश के हर एक घर से जो मिट्टी गई है उस मिट्टी को वहाँ पे एकत्रित करके एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें जो है ये उसका उद्देश्य है कि आज़ादी के 75वें वर्ष पे हमारे देश के हर स्वतंत्रता सेनानी, हर गांव, हर जो भी छोटे नगर पंचायत है, घर की मिट्टी से पूरे देश में एक अमृत वाटिका बनाएं, ताकि वहां कोई जाए तो उसको ये एहसास हो कि इस अमृत वाटिका में हमारे घर और हमारे गांव, हमारे विकासखंड, हमारे नगर पंचायत की भी मिट्टी है, जिससे हम आज़ादी के 75वें वर्ष पे अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनको सलाम कर सकें। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की। तो वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली यानी कि सफर के रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता स्तर काफी खराब स्थिति में है। इन इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से अधिक है। 250 से अधिक है, जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट के कारण लोगों को सांस लेने संबंधी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। असर राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में इसके और खराब होने की संभावना है। प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां, पटाखों और धान की पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण हर साल सर्दियों में दिवाली के आसपास दिल्ली और NCR की वायु गुणवत्ता को खतरनाक स्तर पर पहुंचा देता है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सदस्य सचिव अरविंद नौटियाल से बात की है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उससे किस तरीके से निजात पाए जा सकते हैं, इस वक्त बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरविंद नौटियाल, मेंबर सेक्रेटरी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली के NCR के लिए। सर, सबसे पहले तो नौटियाल जी ये बताइए कि
दिल्ली में हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो एयर पॉल्यूशन है, खासतौर से ये जो सीज़न है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका क्या कारण है? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जब पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है, तो क्या ग्रैप 2 ग्रैप 3 का लागू होने के चांसेस हैं? विंटर मंथ्स में जब एक एयर क्वालिटी क्रिटिकल स्टेज में आती है तो उसके लिए ग्रैप बनाया गया है। तो ग्रैप इज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जैसा कि आप सबको विदित है। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, हालांकि अभी वो स्टेज पहुंची नहीं है। जो 300 AQI जब पहुंचता है तो ग्रैप का स्टेज 2 लागू कर दिया जाता है। लेकिन हालांकि अभी एक्चुअली अक्टूबर में इस साल में सिर्फ एक दिन अभी तक AQI 300 के पार हुई है, जो कि बाकी सालों के बनस्पत अगर हम देखें तो एक बेहतर स्थिति है। पराली की समस्या हर साल इस समय में आती है, अभी भी उसका एक आया है, एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। पंजाब आज भी अगर बाकी NCR स्टेट्स की बात करें उनसे ज़्यादा करीब दुगना या तिगना ज़्यादा पराली जला रहा है। तो क्या आप लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इस समस्या से जो निपटा जाए? इस सीज़न में खास करके अन्य कारणों के साथ साथ पराली एक इम्पॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण कारण बनता है और जो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक लिमिटेड विंडो है जिस दौरान हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इस दिशा में हमने जब से हमारा गठन हुआ है 2021 से, सबसे पहले हमने एक फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेमवर्क बना के दिया सबके साथ चर्चा करके, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के उसमें उस भागीदारी थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स थी, बाकी एजेंसीज थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके हमने एक फ्रेमवर्क बनाया कि किस तरह से इस पे निजात पाई जा सके, इस पे कंट्रोल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात मिली तो ये थे मेंबर सेक्रेटरी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से, बता रहे थे कि किस तरीके से डगर लंबी है लेकिन काम शुरुआत हो चुकी है उस पर, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले अगले कुछ साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, खासतौर से एयर क्वालिटी का जो मानक है वो दिल्ली और NCR में। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा और लाइटिंग असिस्टेंट विकी राजपूत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और देखिए, दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के न्यू मोती बाग की मनस्विनी संस्था अपना सालाना दीपोत्सव लेकर आ रही हैं और इस मेले का आयोजन 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। इस बार जहां ये मेला विशेष रूप से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा, तो वहीं दिव्यांग कलाकार भी अपनी प्रतिभा की चमक यहां बिखेरेंगे। दीपों के त्योहार दीपावली की आहट सुनाई पड़ने लगी है। ऐसे में दिल्ली के चाणक्यपुरी में न्यू मोती बाग का मनस्विनी लेडीज क्लब और उससे जुड़ी महिलाएं कुछ अनोखा कर रहे हैं। अपने सालाना दीप उत्सव मेले के माध्यम से वे न केवल कला और संस्कृति को बढ़ावा देने जा रहे हैं, बल्कि कई और भी आकर्षण इस मेले में चार चांद लगाएंगे। ये मेला 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक न्यू मोती बाग के सेंट्रल पार्क में आयोजित होगा। इस दिवाली मेले में हमारा प्रमुख उद्देश्य महिला एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है और साथ में हमारे देश की बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CISF, ITBP, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रिजन्स, आवा और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन सब के भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनको हम सबको बढ़ावा देने के लिए हमने उनके स्टॉल्स भी लगाए हैं। मनस्विनी संस्था लंबे समय से सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करती आ रही है। इस बार भी दिव्यांग कलाकार और कई संगठनों से जुड़ी महिला कलाकार अपना काम इस मेले में लेकर आएंगी। करवा चौथ के मौके पर यहाँ फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और मेहंदी महिलाओं के लिए खास आकर्षण होंगी। साथ ही इंग्लैंड और भारत के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी यहाँ की जाएगी। इस मेले में जो हम कल कर रहे हैं, सबसे प्रमुख जो अट्रैक्शन है इस मेले की, वो है हमारे दिव्यांग आर्टिस्ट आ रहे हैं और जो कि 5:30 बजे 6:30 बजे व्हील चेयर पे डांस करेंगे। एक ये अद्भुत डांस है जिसको देखते ही बनता है कि कितनी क्षमता है हमारे दिव्यांग आर्टिस्ट में भी। और दूसरी जो है, हमारी जो कॉलोनी की लेडीज़ हैं वो भी बहुत सारे स्टॉल्स लगा रही हैं। किसी ने अपनी पेंटिंग का लगाया है और कोई होममेड फूड भी ला रहे हैं। फूड तो हर मेले का एक इंटीग्रल पार्ट है। फूड को हमने खास ध्यान देते हुए पुरानी दिल्ली से लेके जगह जगह के प्रदेशों का खाना भी इस मेले में आयोजन किया है। तो आइए दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित न्यू मोती बाग के मनस्विनी महिला समूह के इस दीपोत्सव में और अपनी उत्सव की खुशी में कुछ नया जोड़ लीजिए। DD न्यूज के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।
डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों